बिहार इलेक्शन अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। अब बस इंतजार है 11 नवंबर का, जब आखिरी राउंड ऑफ वोटिंग हो जाएगी। उसके बाद से चीजें क्या है, कैसे है, कितनी दूध है, कितना पानी है, सब कुछ पता चल जाएगा। इस टाइम पर लोग बयानबाजी की बौछार कर चुके हैं। बिहार इलेक्शन के अंदर अलग अलग लोग अपने आखिरी चरण के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिनकी डिस्ट्रिक्ट, जिनकी चीजें बची हुई है, वो लोग रैलियां कर रहे हैं। आपने देखा कि तेजस्वी यादव किस तरीके से भाग रहे थे पूरे कैंपेन भर। तो इस टाइम पे माहौल पूरा टाइट हो चुका है। लोग भर भर की मेहनत कर रहे हैं कि आखिर में एक इम्पैक्ट छोड़ दे और लोगों का भरोसा जीत जाए और फिर सत्ता उनके हाथ में हो जाए। इन्हीं सब चीजों के बीच में एक बहुत ही चर्चित नाम हमारे सामने आया है, जिसने पुराने बिहार इलेक्शन में तो कुछ खासा परफॉर्म किया नहीं था, पर इस बार उसकी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती हुई दिख रही है। जैसे कि हमने प्रशांत किशोर की देखी। जी हाँ, वो बहुत ही चर्चित, कंट्रोवर्शियल और एक वर्ग से जुड़े हुए वोटर्स के चहीते इंसान है ओवैसी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बहुत हद तक बिहार में अच्छा परफॉर्म कर रही है इस बार। इस बार उन्होंने पिछली बार जैसे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को नहीं टारगेट किया है, बल्कि इस बार उनकी पार्टी के अंदर राजपूत, दलित और भी अलग अलग कैटेगरी के लीडर्स इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। ओवैसी को ये समझ में आ गया था पिछला 2020 का इलेक्शन देखकर कि सिर्फ मुस्लिम वोटर्स, जो कि बिहार की पॉपुलेशन में बस 17% है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इस बार सेक्युलर होना पड़ेगा। इस बार हर धर्म के लोगों को रखना पड़ेगा, वरना पिछली बार जैसे उनको 5 सीट आई थी, वैसे इस बार कहीं जीरो ना आ जाए। जी हाँ, 2020 के इलेक्शन में ओबीसी को सिर्फ 5 सीट मिली थी, जिसमें से 4 लोग आरजेडी में उसके बाद चले भी गई थी, तो बची एक। ओवैसी की जो पूरी परफॉर्मेंस थी बिहार इलेक्शन के अंदर, वो इतनी खराब थी जिसका कोई भरोसा नहीं कर सकता है। ओवैसी की सिर्फ और सिर्फ बिहार इलेक्शन में नहीं, पर हम यूपी इलेक्शन में भी बात करेंगे 2022 में, तो वो भी काफी खराब मानी गई थी। एज सच कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं थी, और वहां पे, यहाँ पे तो उन्हें 5 सीट मिल गई, वहां पे उन्हें 0.4% सीट मिली थी। ये सीट इतनी नेग्लिजिबल थी कि नोटा का जो क्राइटेरिया होता है उसको भी पार नहीं कर पाई थी। इस तरीके से ओवैसी की पूरी सीट के साथ जुगलबंदी देखी गई थी। हालांकि वो काम नहीं आई। इस बार ओवैसी ने अपना नया टारगेट बिहार इलेक्शन में लड़ा है। अब इस टारगेट को आगे बढ़ाने के लिए अब उन्होंने जिस तरीके से सिर्फ मुस्लिम वोटर ही नहीं, बल्कि और कास्ट के वोटर्स और रिलीजन के वोटर्स को लाया है और लीडर्स को लाया है, उसके बाद से तेजस्वी यादव के अंदर एक आग बबूला सी चीज निकली। तेजस्वी यादव को लगा कि कहीं इस बार वैसी अच्छा परफॉर्म करके उनका जो बहुत बड़ा वोटर बैंक है, जो कि मुस्लिम वर्ग है, कहीं उसे फुर ना कर ले जाए। इस चक्कर में तेजस्वी की आग बबूला जेलसी स्टेज पर दिखी। तेजस्वी बोल पड़े कि ओवैसी तो एक नंबर के एक्सट्रीमिस्ट है। उनकी जो विचारधारा है वो इतनी ज्यादा कट्टरवादी मुस्लिम है कि और किसी का कोई भी उनके सरकार में आराम से नहीं रह सकता है या उनका विकास नहीं हो सकता है। ओवैसी के लिए ऐसे कटु शब्द का इस्तेमाल किया तेजस्वी ने, जिसको ओवैसी ने आज सच कोई रिप्लाई नहीं दिया। पर ये बात तो सच है कि इस बार के बिहार इलेक्शन के अंदर ओवैसी की कैंपेन और चीजों से लोग डरे हुए तो हैं। पर अब आगे चलते हैं। क्या बिहार इलेक्शन ही एक चीज है जहां पे ओवैसी इस बार टारगेट कर रहे हैं? नहीं। ओवैसी इसके साथ साथ यूपी इलेक्शन जो आने वाले 1-2 साल में होगा, उधर भी उनका टारगेट एकदम ही फुल प्रूफ होके रखा हुआ है। जी हाँ, ओवैसी का भी रीसेंट स्टेटमेंट आया जहां उन्होंने बोला कि कैसे अखिलेश यादव के टाइम पे बॉलीवुड के स्टार्स मुजफ्फरपुर पे नाचा करते थे, ऐशबाजी होती थी और गुंडा राज कितना बड़ा था, लड़कियों का और औरतों का रेप होता था। और ये जो कैंप्स की कहानियां बता रहे थे ओवैसी, उस कैंप के अंदर वो खुद भी गए थे, और जिसके बाद से चीजें कितनी हद तक डिफिकल्ट भी हो गई थी यूपी की सरकार के अंदर। अब वो ऐसे ये भी बताते हैं कि कैसे मायावती के राज में भी ऐसा ही कुछ था, पर फिर भी मायावती अखिलेश यादव से बेटर है। अब पूछो और जानो कैसे? पहले पूछो फिर बताती हूँ।
सबसे पहली चीज ओवैसी ने ये काउंटर स्टेट किया कि मायावती की सरकार के अंदर दंगे तो हुए थे, पर अखिलेश यादव की सरकार के अंदर ज्यादा बड़े दंगे हुए थे और नंबर ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। गुंडा राज और ये सब चीजें बहुत हद तक बढ़ गई थी। दूसरी ओर मायावती एक इंडिपेंडेंट लेडी है, उन्होंने सब कुछ खुद से शुरू किया। अखिलेश यादव एक बस नेपो किड है, उनको विरासत में अपने पिताजी से सब कुछ मिला था और उनके पिताजी की भी परफॉर्मेंस बहुत गंदी थी यूपी के अंदर, जहां पे उन्होंने गुंडेबाजी को और ही ज्यादा बढ़ावा दिया। इस हिसाब से ओवैसी ने टारगेट किया अखिलेश यादव को। इस बार अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव पिछले इतने सालों के इलेक्शन में हारे जा रहे हैं। 22 का हार गए, उसके पहले का हार गए, अब देखिए कि अब इलेक्शन में क्या होने वाला है। वो इसी का मेन टारगेट लोकसभा से भी लड़ना होता है, जिधर वो अच्छा परफॉर्म करे ना करे, पर उनके लिए इसलिए वो यूपी और बिहार में अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं। अब बात आती है यूपी की। अखिलेश यादव पे सिर्फ और सिर्फ ओवैसी नहीं टारगेट किया है, बल्कि अभी रिसेंटली मायावती ने भी योगी जी की तारीफ की थी और अखिलेश यादव को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की। उनकी गवर्नेंस के बारे में काफी चीजें बोली थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को समझ में आ चुका है कि हम जीत तो नहीं पाएंगे, पर ऑपोजिशन में जो हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिशन है उसको हटा देते हैं, ताकि कम से कम ऑपोजिशन की तो सीट आ जाए। इस बार जिस जोरों शोरों से ओवैसी बिहार के अंदर तैयारी कर रहे हैं, उसी तरीके से उनकी पूरी तैयारी यूपी के अंदर भी दिख रही है। यूपी के अंदर भी काफी हद तक वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को नहीं हिट करेंगे, बल्कि और भी वोटर्स को हिट करेंगे। और जिस तरीके की इनसिक्योरिटी आपको तेजस्वी यादव के अंदर देखने को मिल रही है, सिमिलर इनसिक्योरिटी होगी अभी अखिलेश यादव के अंदर कि अरे ये मुस्लिम वोटर्स तो ये लेके चला ही जाएगा, अब क्या होगा। ओवैसी के आने के बाद से ये जो इन लोग का गुंडा राज है और वोटर बैंक जिस माइनॉरिटी के नाम पर ये धरते हैं, उसके अंदर एक आएगा कलेश, उसके अंदर लोगों के अंदर एक देखने वाली बात होगी कि कौन और कब कैसे जीतता है। क्या लोग अपने रिलीजन के इंसान पे ज्यादा भरोसा करेंगे या फिर यादवों के वंशज पे ज्यादा भरोसा करेंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा यूपी इलेक्शन में। हालांकि अब बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इस बार ये देखते हैं कि ओवैसी ने कितना जादू चलाया है और कितना आखिरकार चल गया है। ये जो उनकी पूरी थ्योरी थी जो उन्होंने चेंज की थी सिर्फ मुस्लिमों को हटा के, और सारी भीड़ के कहते हैं कल्चर के लोगों को अपने पास रखना और उन्हें इलेक्शन में लड़वाना, इससे बिहार की जनता कितनी खुश है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि आगे इस बिहार इलेक्शन में क्या क्या होता है। बिहार इलेक्शन पे सबकी निगाहें अच्छे से अभी इस टाइम पे लगी हुई है। लोगों के अंदर ये पूरी की पूरी बातें हैं कि कौन और कब कैसे जीतेगा। जिस हिसाब से ओवैसी की परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से कहना मुश्किल है कि ओवैसी इस बार भी कोई अच्छे नंबर ऑफ सीट्स लेके जाएंगे, पर इस बार हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। क्या पता बिहार के इलेक्शन में इस बार बिहार की सत्ता चीजें पलट दे और मुस्लिम वर्ग का वोट हद अच्छे तरीकों से सिर्फ और सिर्फ ओवैसी को मिल जाए और उनकी पार्टी एआईएमआई को मिल जाए। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस उनकी होगी, इसके बाद से उनकी बहुत हद तक एक इम्पैक्ट यूपी इलेक्शन पे भी पड़ेगा, जो उनके दिमाग में तब से चल रहा है। उसके बाद से ये सब तो छोटे जुमले हैं जो ओवैसी और उनकी पार्टी खेलना चाहती हैं। मेजरली उनका पूरा का पूरा दिमाग और कंसंट्रेशन है लोकसभा इलेक्शन के ऊपर, जिसके लिए वे इतनी मेहनत कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें कैसे ट्विस्ट हो रही हैं और क्या क्या होने वाली हैं। अब ये सब कुछ जो होगा वो तो खैर 11 नवंबर के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तभी पता चलेगा। अभी तक की ये कहानी बस इतनी तक ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों हमें देखने के लिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।